नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था और अभी तक हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आगे की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है कि इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी द कंज्यूमर इज कॉल्ड द एम्परर, यानी कंज्यूमर को एम्परर शासक कहा जाता है, ऐसी कौन सी इकोनॉमी है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिज्म में इसको ऐसा कहते हैं, हु प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। लॉन्ग टर्म फंड्स कौन प्रोवाइड करने का काम करता है? तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नेशनल इनकम कैन बी मीजर्ड बाय। नेशनल इनकम को कैसे मीजर कर सकते हैं आप? एक्सपेंडिचर मेथड से, इनकम से, प्रोडक्शन मेथड से, या सारे के सारे मेथड यूज किए जाते हैं? तो इसमें सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, मनी विच परफॉर्म द फंक्शन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड। देखिए, जब भी मनी परफॉर्म की जाती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरीके से, तो ऐसे में ऐसी मनी को हम कमोडिटी मनी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। डिस्काउंट विच इज बेस्ड ऑन टाइमली पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स इज नोन एज। जब भी टाइम टू टाइम पेमेंट मिल जाए, इमीडिएट पेमेंट मिल जाए कस्टमर से, ऐसा पेमेंट कैश डिस्काउंट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कैश डिस्काउंट एक तरीके से ऐसा डिस्काउंट है जिसमें ड्यू डेट से पहले कस्टमर चुका देता है पैसा। एक्सपेंसेस विच हैज़ बीन इनकर्ड बट येट टू बी पेड इज नोन एज, यानी खर्चा हो चुका है पर अभी तक हमने उसे चुकाया नहीं है, ऐसा खर्चा आउटस्टैंडिंग खर्चा माना जाता है। और इसके उदाहरण हो सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इस तरीके के एग्जाम्पल्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। देखिए, बार बार जब कोई खर्चा नहीं है होता, यानी नॉन रिकरिंग का मतलब एक होता है रिकरिंग खर्चे जो बार बार होते हैं और एक होते हैं नॉन रिकरिंग खर्चे जो बार बार नहीं होते हैं। तो इसमें यहाँ पे पूछा गया था कि बताइए नॉन रिकरिंग है तो कैपिटल रिसिप्ट्स हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जहाँ पर वर्ड कैपिटल यूज हो जाता है वो बार बार होने वाला नहीं है, रिकरिंग नेचर के नहीं होते हैं, वो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड वंस एंड नॉट रिपीटेटिव, रिपीटेटिव नहीं हो रहे हैं वो, तो ऐसे में नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहे जाते हैं, या नॉन रिकरिंग रिसिप्ट्स भी कह सकते हैं आप। लीगेसीज आर जनरली, लीगेसीज जनरली कैसी होती हैं? लीगेसीज, देखिए, लीगेसीज आर जनरली कैपिटलाइज्ड होती हैं, कैपिटल नेचर की होती हैं और उन्हें बैलेंस शीट में ले जाया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती हैं और एज अ डोनेशन, और इसे वैसे ही यूज़ किया जाता है। प्रिलिमिनरी खर्चे आर एग्जाम्पल्स ऑफ। प्रिलिमिनरी खर्चे यानी ऐसे खर्चे जो इनकॉर्पोरेशन से पहले होते हैं, और जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गए, तो ये सारे खर्चे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहे जाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज। देखिए, सब्सक्रिप्शन मिला है और ऐसे में जब सब्सक्रिप्शन मिलता है स्कूल के द्वारा और उसने कोई एनुअल फंक्शन रखा था जो कि होते रहते हैं, तो इस तरीके इसे कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे? तो दोस्तों, कैपिटल रिसिप्ट के रूप में इसे रिकॉर्ड किया जाएगा और एक तरीके से लाइबिलिटी है स्कूल के लिए, क्योंकि उसने एनुअल फंक्शन कराया और उसको एक तरीके से ये जो डोनेशन कह सकते हैं, सब्सक्रिप्शन मिला है, ये कैपिटल रिसिप्ट है और लाइबिलिटी है, और इसको एक स्पेसिफिक स्कूल को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है ये चीज़। व्हेन बैड पोजीशंस ऑफ ए बिजनेस इज ट्राइड टू बी शोन एज गुड, बिजनेस बहुत बुरी हालत में है पर उसको तब भी अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसको कहते हैं हम विंडो ड्रेसिंग अकाउंटिंग टर्म्स में। तो विंडो ड्रेसिंग एक स्ट्रेटजी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जुटाया जा सके कंपनी के द्वारा, या पोर्टफोलियो अदर पोर्टफोलियो मैनेजर्स नियर द ईयर और क्वार्टर एंड टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ ए फंड्स परफॉर्मेंस बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू ए क्लाइंट और शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स के सामने ले जाने से पहले उसको अच्छे से सजा कर ले जाया जाता है, और मतलब एक तरीके से कहने का मतलब यही है, अकाउंटिंग बुक्स को इस तरीके से शो किया जाता है कि कंपनी प्रॉफिट में ही है। रेवेन्यू यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट इज, रेवेन्यू जब भी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जाए तो ऐसा खर्चा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, सॉरी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। रेवेन्यू यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट विल कीप शोइंग इट्स बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर्स, यानी आने वाले सालों तक आपको इसका प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो
खर्चा एक बार करते हैं एडवर्टाइजमेंट का, पर उसका जो बेनिफिट है वो आपको आने वाले पीरियड में मिलता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में इसको दिखाया जाता है। स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पीरियडिक स्टेटमेंट। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन डिफेंडिंग अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स विल बी ट्रीटेड एज। देखिए जो भी लीगल खर्चे होते हैं, तो इस तरीके के खर्चे जो होते हैं, और वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कोई केस वेस चल रहा है, ठीक है, कंपनी ने कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपका कहे जाता है रेवेन्यू खर्चा। रेवेन्यू खर्चा क्यों? रेवेन्यू खर्चा एक तरीके से कॉस्ट है। दिस विल बी एन एक्सपेंस इन एन अकाउंटिंग पीरियड व्हेन द एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। इन द केस द गुड्स हैव नॉट बीन सप्लाइड बाय द बिजनेस टू द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा होना चाहिए था उसको कंप्लीट वैसा हुआ नहीं, तो ऐसे में ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसको कहा गया। और इस तरीके के जो भी केस लड़े जाते हैं वो रेवेन्यू खर्चे माने जाते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल सही है। प्रोविजंस ऑफ बैड डेब्ट्स इज क्रेडिट ऑन। प्रोविजंस ऑन बैड डेब्ट्स डेटर्स पर बनता है, यानी कि हो सकता है डेटर्स जितने भी हमारे वो उनसे उतना पैसा ना आए और आने वाले टाइम में हमें वो पैसा ना मिले, तो उसके लिए अलग से ही प्रोविज़न बनाकर रखा जाता है। तो यहाँ पे प्रोविज़न ऑफ फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी बनते हैं, बैड डेब्ट्स भी बनते हैं। और इसका मतलब यही होता है कि हो सकता है आने वाले टाइम में कोई डेटर हमें, कोई देनदार हमें पैसा ना लौटाए, तो उसे हम राइट ऑफ करना पड़ता है गिवन पीरियड में। द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन एन इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज। देखिए कोई भी स्लोप किसी भी पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पर, इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी मान लीजिए दो कॉमोडिटीज़ हैं आपके पास, एक्स और वाई, और वाई वाली कॉमोडिटी और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी चाहिए साथ साथ में, तो हमें कोई कॉमोडिटी को कम करना पड़ेगा और किसी कॉमोडिटी को ज़्यादा करना पड़ेगा। मान लीजिए एक्स को हमें मोर यूनिट्स चाहिए एक्स की, और वाई को हम क्या करेंगे उसकी यूनिट्स को कम कर देंगे ताकि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो ये मार्जिनल जो मैंने बताया रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कहा जाता है इसको। एक कर्व है, और ये मैं समझाऊंगा तरह तरह के जितने भी आपके इकोनॉमिक्स में जितनी थ्योरीज हैं वो सब एक वीडियोस में लाकर मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट है एज्यूमिंग देयर इज नो गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर इफ द एमपीसी इज 0.8 द मल्टीप्लायर इज। तो इसमें ऑप्शंस आपके सामने थे 0.2, 0.8, 1.25 और 5। तो सही जवाब इसका देखिए निकालना पड़ेगा। एमपीसी को निकालने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाने पड़ेगा, और ये जो कंसेप्ट दिया गया था जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। इसका फॉर्मूला होता है k बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। यहाँ पर k का मतलब मल्टीप्लायर से है और एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से है। 1 ऊपर है, 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी हमें क्वेश्चन में 0.8 दे रखी है, तो 1 में से 0 पॉइंट घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो 0.2 बचेगा, और 1/0.2 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। यानी कि 1 को 0.2 से डिवाइड देंगे तो डेसिमल हटा के ऊपर 10 आ जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा। तो आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। गुडविल अकाउंट इज आ पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या इनमें से कोई भी नहीं है। देखिए गुडविल एक तरीके से एसेट ही होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है, और सारे के सारे एसेट्स रियल अकाउंट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर इन ए मेक और बाय डिसीजन। आप किसे कंसिडर नहीं करेंगे डिसीजन लेते वक्त? तो देखिए यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का पोटेंशियल यूज़ किया जा रहा है, तो वो बिल्कुल सही है। वेरिएबल कॉस्ट का यूज़ किया जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट अगर नहीं होंगी, मान लीजिए लेबर है और आपका अदर जितने भी मटेरियल है, इन सब की ज़रूरत होती है, इन वेरिएबल कॉस्ट की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन में, तो ये भी डिसीजन मेकिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इन्हें छोड़कर नहीं चल सकते। पोटेंशियल रेंटल इनकम फ्रॉम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय प्रोडक्शन एरिया, बिल्कुल सही है, इसे भी कंसीडर करना पड़ेगा। और नहीं तो अगर हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो एक तरीके से वो रेंट माना जाएगा उस स्पेस का। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड है डिसीजन लेते वक्त, यानी हमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी देखनी है, साथ साथ में वेरिएबल कॉस्ट भी देखनी है मटेरियल की, और आपका जितना भी लेबर यूज़ हो रही है प्रोडक्शन में उसकी भी, वो चीज़ भी हमें दिमाग में रखकर चलना है, और साथ साथ में जो हम जिस एरिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका रेंटल इनकम भी ध्यान में रखकर चलनी है। पर अनचेंज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या? फिक्स कॉस्ट तो देखिए हमेशा सेम ही रहेगी और उसका कोई भी इम्पैक्ट डिसीजन लेते वक्त नहीं पड़ता है। तो ऐसे में ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ स्टाफ इन लाइफ द इन लाइन द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज। देखिए स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में
देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ का जो काम होता है, स्टाफ का काम होता है एडवाइस को लेना नहीं, एडवाइस को देने का काम होता है। तो यहाँ नहीं, एडवाइस द लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं ऑप्शन नंबर सी जो है होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लाइन मैनेजर्स के पास होती है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टाफ वाले तो केवल एडवाइस देने का काम कर सकते हैं, एचआर मान लीजिए। और फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ टास्क इन ए डेफिनेट मैनर अपॉन सर्टेन इंडिविजुअल। तो देखिए किसी भी लोग, किसी भी व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने का काम ये भी स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। स्टाफ का काम केवल इतना होता है कि एडवाइस को देने का काम होता है, मानना ना मानना वो लाइन मैनेजर्स पर ही निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एग्जामिन्ड एंड सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखिए जो आबिद हुसैन कमेटी है, छेलिया कमेटी है, भगवती कमेटी है, ये देखिए छेलिया वाली कमेटी जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स के लिए जानी जाती है। वहीं आबिद हुसैन कमेटी और भगवती कमेटी जो है वो आपके लिए किसके लिए होती है, ये टैक्स ये आपका टैक्स के लिए ही है। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए मानी गई है। पर आपको यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जो काम कर रही थी वो नरसिम्हन कमेटी ने काम किया था, तो उन्होंने ही ये सजेस्ट किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय। देखिए फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो रिसोर्स एलोकेट की जाती हैं, डिटरमाइन की जाती हैं, वो कस्टमर प्रेफरेंसेस के द्वारा की जाती है। यानी कस्टमर ही भगवान है एक तरीके से। जो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूस क्या करेगा, वो कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस करेगा फ्री मार्केट इकोनॉमी में। यहाँ पे वोट्स का कोई भी लेना देना नहीं है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी क्या मतलब गवर्नमेंट थोड़ी डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती है कि क्या उपजाना है क्या नहीं उपजाना है। ये तो कस्टमर की डिमांड पर डिपेंड करता है कि क्या उपजाया जाएगा, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, क्या नहीं करना है प्रोड्यूस, सब डिपेंड होता है डिमांड पर। लेवल्स ऑफ प्रॉफिट कम्स ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज यूजुअली नॉट डेप्रिशिएटेड। देखिए ऐसा एसेट जो डेप्रिशिएट ही नहीं होता, उस पर ह्रास नहीं लगता है, और वो है लैंड। देखिए लैंड की कीमत हमेशा हर साल बढ़ती रहती है। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि वो फलाने जगह की लैंड थी और उसके जो है उसकी जो प्राइस है वो कम हो गए, वो 8 लाख की थी अब 2 लाख की रह गई। ऐसा कभी नहीं होता, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है, बाकी ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। तो 8 लाख की है, 2 साल बाद वो 18 लाख की बन जाएगी। तो हमेशा बढ़ता ही है प्राइस एसेट का, वो है लैंड। वहीं बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर के प्राइस घटेंगे, डेप्रिसिएशन होगा, और जितने में खरीदी थी वो अब उतने में नहीं जाएगी। नेक्स्ट है इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स विद इन एन एयरलाइंस एक्सेप्ट। देखिए कोई भी एयरलाइंस जो प्रॉफिट कमाती है वो मैगजीन्स बेचकर कमा सकती है, मर्केंडाइजिंग के जरिए कमा सकती है, एडवर्टाइजिंग के जरिए कमा सकती है, टिकटिंग तो इसका मेन सोर्स है ही प्रॉफिट कमाने का, पर एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस से वो पैसा कमा लेगी प्रॉफिट बनाने की, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आप समझ सकते हैं ये सही है। आप पार्टनर इन ए फर्म, एक कोई भी पार्टनर है फर्म में, तो वो क्या अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है? बिल्कुल ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी भी आउटसाइडर को ट्रांसफ़र कर सकता है, पर सारे के सारे पार्टनर्स के कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबकी मंजूरी बहुत ज़रूरी है, तभी वो ऐसा कर सकता है। अगर कोई भी एक पार्टनर मना करते तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट द मेन ड्रॉबैक ऑफ फाइनेंशियल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड बाय टेलर इज दैट इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज। देखिए मेन ड्रॉबैक का मतलब डिसएडवांटेज है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दिया था, ये जो था ये FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर का दिया हुआ है, और उसमें ये बात बोली गई थी कि जो एम्प्लॉई है वो डिफरेंट बॉसेस से क्या करता है, वो लेता है, क्या कह सकते हैं, काम लेता है एक तरीके से, उसको काम मिलता है, उसको बताया जाता है बॉसेस से कि ये करना है ये नहीं करना है, तो तरह तरह के बॉसेस से ऑर्डर्स ले रहा है। अब जब ऑर्डर तरह तरह के बॉसेस से ले रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे ऑर्डर्स में, पर ये किस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है? तो दोस्तों ये वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का। और जो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल दिया गया था 14 प्रिंसिपल्स में से यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल था, उसमें ये बात कही गई थी कि
एक बॉस होगा, एक सुपीरियर होगा, एक एम्प्लाई होगा, और जो एम्प्लाई लेगा ऑर्डर वो केवल एक ही बॉस से लेगा। अब देखो एक बॉस से लेगा, यहाँ पर बात बोली गई टेलर के द्वारा कि वो डिफरेंट डिफरेंट बॉसेस से ले सकता है, तो यहाँ पर जो है ये वायलेशन देखने को मिलती है, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय, नेशनल इनकम इन इंडिया जो है वो एस्टिमेटेड बाय CSO, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस का काम है। फाइनेंस कमीशन जिसको या प्लानिंग कमीशन या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इस तरीके का काम नहीं करते हैं। स्टेट स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा क्या काम करता है आपको पता है, रिसर्च के क्षेत्र में काम करता है। फाइनेंस कमीशन का अपना, और प्लानिंग कमीशन क्या क्या काम करते हैं, नीति आयोग वगैरह ये क्या काम करते हैं, ये 5 ईयर प्लान्स वगैरह बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो बाकी CSO का काम तो केवल क्या है, CSO का काम है सर्वे करना, है ना। तो नेशनल इनकम इन इंडिया जो है एस्टिमेट की जाएगी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा, सांख्यिकी संस्था के द्वारा की जाती है। केंद्रीय जो आपकी संस्था है, केंद्रीय जो सांख्यिकी संस्था है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस है, वो डिसाइड करता है, नेशनल एस्टिमेट करता है नेशनल इनकम को भारत में। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या बताता है। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट ये बताता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे और एक साथ ऑपरेट करेंगे, है ना, सामंजस्य बनेगा उन दोनों में, और दोनों एक साथ ऑपरेशन होगा दोनों का, तो दोनों मिलकर साथ साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस है, दोनों का अस्तित्व साथ साथ है। तो ऐसे में ये जो कंसेप्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी बताता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक फंक्शन की बात हो रही है। देखिए इकोनॉमिक फंक्शन की बात हो रही है, अब सेफ गार्ड करना इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, तो भाई ये तो आपका कौन सा इंटरेस्ट हो जाएगा, सोशल वाला हो जाएगा काम, है ना। अभी हेल्प जहां पर बात हो रही है हेल्प करना, कैपिटल फॉर्मेशन जहां पे वर्ड कैपिटल फॉर्मेशन का आ गया, पूंजी निर्माण का आ गया। पूंजी निर्माण कैसे होगी, एक तरीके से यहाँ पर देखिए वर्ड को इंटर रिलेट करना सीखिए, इकोनॉमिक आर्थिक और यहाँ पे पूंजी निर्माण दोनों मिलते जुलते नहीं है क्या वर्ड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। स्पेकुलेशंस को प्रोवाइड कराना फैसिलिटी को ना, प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर ओल्ड सिक्योरिटीज, भाई एक अरेंजमेंट कर रहे हैं आप ओल्ड सिक्योरिटीज के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये वाली बात भी नहीं होगी, पर कैपिटल फॉर्मेशन वाली बात जहाँ पर आ रही है पूंजी निर्माण की, वो सीधे सीधे आर्थिक से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो एक इकोनॉमिक फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको देखिए, आपको कई बार ऐसा करना पड़ेगा कि 4 ऑप्शन है, चारों में पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। और देखिए वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, बस आपको एक काम करना, फर्स्ट चॉइस अड्डा चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे इस चैनल को तो मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी होगा और दूसरों का भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।